प्रीवियस कुछ सेशंस पे हमने ऑपरेटर को डिस्कस किया, डिफरेंट काइंड के ऑपरेटर्स किस तरह से होते हैं, उनके साइन किस तरह से हैं। जैसे लास्ट सेशन पे हमने बिट वाइज देखा, और उससे पहले अगर बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ठीक है, लॉजिकल है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये तमाम चीज़ें हमने देखी। अब हमें इफ़ स्टेटमेंट की तरफ चलना है कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है और इफ़ स्टेटमेंट की फैमिली क्या है, ठीक है ना। इफ़ स्टेटमेंट की फैमिली में चार चीज़ें आती हैं, इफ़ एल्स इफ़ एंड प्लस इफ एल्स, ठीक है। तो पहले मैं उससे कमेंट पे लिखता हूं कि उसकी फैमिली क्या है। तो इफ स्टेटमेंट फैमिली, और इफ ओनली, इफ एल्स इफ एंड फाइनली इफ एल्स इफ, फाइनली एल्स, ठीक है। तो ये कुछ फैमिलीज हैं, चार तरीकों से आप इफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि इफ स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, कब इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा सिनेरियो जहां पर आपको किसी कंडीशन के बिहाफ पर डिसीजन लेना हो, ठीक है, यानी आप किसी यूजर से फॉर एग्जांपल एज की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद पर आप डिसीजन दिलाना चाहते हैं कि भाई अगर किसी यूजर की एज ये हो तो ये वैल्यू प्रिंट हो, अगर यूजर की वैल्यू ये हो तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो। तो ये क्या कर रहे हो, आप एक इनपुट वैल्यू के बिहाफ पर डिसीजन ले रहे हो। तो ऐसे सिनेरियो पे आप इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम इसे किस तरह से यूज करते हैं, पहले हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक इंटीजर वैल्यू में लिखा a इक्वल टू 10, ओके। ये हार्ड कोडेड लिखा है, अभी हम यूजर से लेकर भी देखेंगे कि यूजर किस तरह से वैल्यू इंसर्ट करवा सकता है। इसके बाद मैंने लिखा इफ a डबल इक्वल टू 10 ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट इसके बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि ये इफ की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो, जैसे कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में ये चीज परफॉर्म भी की थी, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू। इसके बिहाफ पर हम चेक करते हैं ना कि दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, ग्रेटर है या नहीं है। इस वक्त मैं बता रहा हूं यहां पर अपनी मशीन को कि चेक करो कि क्या a की वैल्यू 10 के बराबर है, और ऐसा है ना। अगर ऐसा है तो तुम क्या करो, एक यहां पर प्रिंट करो द वैल्यू ऑफ a इज 10, ओके। मैंने हार्ड कोडेड यहां पे लिखा, उसके बाद प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस करता हूं और फर्दर तमाम चीजों को हम कमेंट कर देते हैं। अभी हम सिर्फ सिंपल इफ को देख रहे हैं, ठीक है, विदाउट एल्स। मैंने F11 प्रेस किया और आप देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ a इज 10 लिखा आ गया। अब मैं इस कंडीशन को फॉल्स करता हूं, यानी इसकी वैल्यू कर दी मैंने 10 के बजाय 11, ठीक है। जूम करते हैं, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब यहां पर चेक किया जा रहा है कि क्या a की वैल्यू 10 है, और ऐसा नहीं है, a की वैल्यू क्या है, 11 है, ठीक है। तो जूम आउट करता हूं, F11 प्रेस करता हूं और आप देख रहे हैं नथिंग टू बी प्रिंटेड। क्यों? क्योंकि नीचे कोई भी कंडीशन नहीं है, इफ के अंदर, इफ के बाद मैंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई है, लिहाजा कोई भी चीज प्रिंट नहीं हो रही है। ये एक बेसिक डेफिनेशन और इफ स्टेटमेंट की वर्किंग थी, जिसके बिहाफ पर आप ओनली इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। जब तक ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी उस वक्त तक आप इस बॉडी के अंदर मौजूद चीजों को प्रिंट नहीं करवा सकते, यानी आप एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। अब हम यूजर से इनपुट लेने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट एफ इंटर योर एज, ओके, और /n रखते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूशन हो जाए। उसके बाद मैं लिखता हूं स्कैनएफ %d, ठीक है। स्कैनएफ क्या है, इस हवाले से भी अभी हम बात करेंगे। %d कॉमा एंड साइन, और उसके बाद मैंने लिखा एज सेमीकोलन, और ऊपर मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज करवाई इंटीजर एज, ठीक है। और अब मैं यहां पर आता हूं, कहता हूं एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन पर अगर आप देखो तो मैंने एक वैल्यू डिफाइन की, एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है एज, और ये वैल्यू क्या है, किस वैल्यू में इसमें वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर में। इसके बाद मैंने एक लाइन लिखी कि आप यूजर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि आप एक एज की वैल्यू यहां पर एंटर करवाएं। इसके बाद स्कैनएफ क्या है, स्कैनएफ प्रिंट एफ की तरह एक इंटरनल फंक्शन है जो कि वैल्यू को
यूजर से लेने के बाद स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे प्रिंट एफ आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए होता है, इसी तरह स्कैन एफ इनपुट फंक्शन कहलाता है। इनपुट फंक्शन से क्या मुराद है? जब तुम एज की वैल्यू अपने आउटपुट स्क्रीन पर राइट करोगे तो वो क्या करेगा, इस वेरिएबल के अंदर जाकर उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। जो एज वैल्यू तुमने ली हुई है इंटीजर वेरिएबल, उसमें स्टोर करेगा। देन उसके बाद एज के अंदर वैल्यू आ चुकी है वो जो तुमने दी है। फॉर एग्जांपल तुमने 10 दी तो एज की वैल्यू क्या बन चुकी है 10, 100 दी है 100 बन चुकी है। तो ये यूजर से सी लैंग्वेज में इनपुट लेने का तरीका होता है। %d को हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं, जबकि एंड का साइन जो वेरिएबल के साथ लिखा गया है ये मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी रैम में जिस जगह पर इंटीजर जाकर स्टोर हुआ है उसके मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड का साइन स्कैन एफ पे लिखा जाता है। दैट्स इट। अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली चल रहा है। लिहाजा इसके लिए मैंने F11 प्रेस किया और आप देख रहे हो इंटर योर एज के बाद कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा 20 लिखने के बाद एंटर प्रेस किया और आप देख रहे हो द वैल्यू ऑफ ए इज 10 लिखा आ रहा है, क्योंकि मैंने यही लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अब मैं इसमें चेंजेस करने की कोशिश करता हूं। लिहाजा मैंने यहां लिखा योर एज इज 18 और 18 प्लस। ओके, कंट्रोल एस F11। पहली दफा मैंने राइट वैल्यू लिखी थी, अब मैं रॉन्ग वैल्यू लिखने जा रहा हूं तो मैंने यहां पे लिखा 12। और अगर आप कोडिंग में देखें तो एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए और इस वक्त वैल्यू फॉल्स लिखी है मैंने। लेट्स सी, एंटर प्रेस किया और कोई भी लाइन प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ इफ की बॉडी बनाई है, एल्स की बॉडी नहीं बनाई। तो इस सेशन पे हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट क्या है, उसकी फैमिलीज 4 कौन कौन सी है, और उन 4 फैमिली में से हमने सिर्फ इफ को देखा कि इफ किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह उसकी बॉडी रिप्रेजेंट होती है। देन इसके बाद हमने ये देखा कि स्कैन एफ फंक्शन क्या है, किस तरह से हम एक इंटीजर वैल्यू यूजर से ले सकते हैं और उसके बाद उसे इफ स्टेटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने इफ फैमिली देखी, अब हम इफ और एल्स को देखते हैं कि इफ और एल्स क्या चीज है। ठीक है, तो मैं इस पूरे कोड को दोबारा कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देता हूं, जबकि जो ऊपर चीजें लिखी हुई हैं मैं उसे कमेंट कर देता हूं यहां तक, ताकि ये हमें याद रहे कि हमने यहां पर इफ फैमिली की है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कमेंट पे ओनली इफ फैमिली। ठीक है, अब हम यहां पर क्या यूज करना चाह रहे हैं, इफ विथ एल्स। ओके, तो सेम एग्जांपल है बिल्कुल एज की, और यूजर से हम इनपुट वैल्यू ले रहे हैं। इसके हवाले से भी हमारी बात हुई। स्कैन एफ क्या है, एक इनपुट फंक्शन है, और इनपुट फंक्शन के बिहाफ पर जिस डेटा टाइप की आप वैल्यू ले रहे होते हो यूजर से, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसके बाद वेरिएबल का नाम विथ एंड साइन फॉर मेमोरी एड्रेस गेटिंग। अब अगर कंडीशन फॉल्स हो तो उसके लिए हम एल्स की बॉडी बनाते हैं। यानी अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं एल्स में चला जाऊं, और एल्स में जाने के बाद मैंने कहा प्रिंट एफ हियर इज योर डिफॉल्ट एल्स कंडीशन। ठीक है, ये मैंने हार्ड कोडेड खुद लिख दिया, आप चाहें तो एल्स में कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट। तो F11 प्रेस करता हूं, सेमीकोलन यहां पर नहीं लिखा है मैंने, लेट्स सी अगेन। तो सबसे पहले प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट हुई। इस वक्त मैं प्रिंट एफ के बाद में मौजूद हूं स्कैन एफ पे। मैंने राइट कंडीशन दी 20। ठीक है, योर एज इज 18 और 18 प्लस, बिल्कुल सही है। दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूं F11। अब मैं रॉन्ग कंडीशन देता हूं, मैंने यहां पर लिखा 12, एंटर। मैं कहां चला गया, डिफॉल्ट पोजीशन पर चला गया। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपकी एज यहां पर इनपुट वैल्यू इसके साथ ज्वाइन होकर खुद लिखी हुई है, जो वेरिएबल की वैल्यू जिसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, यानी किसी स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल की वैल्यू को ज्वाइन करना, प्रिंट करवाना, तो इसके लिए मैं यहां पर आऊंगा कॉमा और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख दूंगा एज लाइक दिस, और यहां पर मैं स्ट्रिंग को चेंज करता हूं, योर एज इज, या मैं लिखता हूं योर एंटर एज इज। ठीक है, अब जिस वैल्यू को प्रिंट करना है वो है एज। एज किस
किस डेटा टाइप में वैल्यू हमारे पास मौजूद है? इंटीजर में। और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? तो %d लिख दिया मैंने। जहां पर मैंने %d लिखा है बिल्कुल उसी जगह पर एज की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए मैं यहां पर एक लार्ज ब्रैकेट बता देता हूं ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि इसी जगह पर वैल्यू प्रिंट हो रही है या फिर नहीं। ठीक है ना, तो %d के अराउंड मैंने क्या किया है? लार्ज ब्रैकेट बना दिया है। Ctrl+S F11 टू एग्जीक्यूट अगेन। एंटर वैल्यू इज 26, एंटर। और आप देख रहे हैं ऐसा ही हुआ। मैं थोड़ा जूम करता हूं। तो 26 बिल्कुल उसी जगह पर प्रिंट हो रही है जहां पर आपने %d लिखा है। इस तरह से आप किसी स्ट्रिंग के दरमियान अपने वेरिएबल की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करवाते हैं या फिर ज्वाइन करवाते हैं। क्लियर? जूम आउट करता हूं, कैंसिल। नाउ ये तो दूसरी फैमिली हो गई, फैमिली के दूसरे पार्ट हो गए जिसमें हमने देखा इफ विथ एल्स। नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड और अब हम तीसरी चीज देखते हैं, इफ एल्स इफ। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या है उस चीज को हम देखते हैं। तो कमेंट करता हूं मैं इस चीज को, Ctrl+X Ctrl+V और इसी कोड को मैं दोबारा कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो इफ के बाद हमारे पास एल्स मौजूद है। मैं क्या करता हूं, इफ के बाद एक और कंडीशन बनाना चाहता हूं। ठीक है, और इस कंडीशन को बनाने के लिए मैं इस पूरे कोड को दोबारा कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, लेकिन इस इफ से पहले मैं लिखता हूं एल्स स्पेस। तो पहली कंडीशन में कहा जा रहा है कि अगर यूजर की एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो ये वाली लाइन प्रिंट करो। अगर मैं यहां पर आके कहता हूं इफ एज इज लेस देन इक्वल टू 18 तो ये वाली लाइन प्रिंट करो। और मैं यहां कहता हूं योर एज इज ठीक है, दूसरी लाइन मैंने यहां पर स्टेटमेंट ये लिख दी। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये कहां पर चला जाएगा? एल्स पे चला जाएगा। तो तीसरे कंडीशन पे हमने ये देखा कि एक से ज्यादा कंडीशन बताने के लिए आपको एल्स इफ का इस्तेमाल करना होता है, जो कि बिल्कुल एज इट इज इफ की तरह होता है, लेकिन इफ से पहले हम क्या लगाते हैं? एल्स लगाते हैं। बाकी तमाम चीजें बिल्कुल वैसे ही काम करेंगी जैसे इफ की कर रही थी। लिहाजा हम Ctrl+S करते हैं, F11 प्रेस करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो सबसे पहले मैं पहली कंडीशन लिखता हूं 20, तो 20 बिल्कुल सही चल रहा है। फिर मैंने दोबारा F11 प्रेस किया, अब मैं 12 लिखता हूं, तो 12 का मतलब है मैं दूसरी कंडीशन में लाई कर रहा हूं। मैंने एंटर प्रेस किया और अब लिखा आ रहा है योर एज इज लेस देन 18 और मेरी वैल्यू क्या है? 12, जो कि वहां पर प्रिंट हो रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट F11 प्रेस करता हूं और हम डिफॉल्ट पे जंप करना चाह रहे हैं। तो डिफॉल्ट पे जंप करने का इस वक्त कोई एप्रोप्रिएट वे हमारे पास है नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर लिखूंगा या तो वो 18 से ज्यादा होगा या 18 से कम होगा यकीनी तौर पे। लेकिन अगर मैं रॉन्ग इनपुट यहां पर देता हूं एज लाइक दिस, तो मैं कहां पे चले जाता हूं? एल्स में। लेकिन एल्स में मसला ये है कि यहां पर आपने लिया हियर इज योर डिफॉल्ट एल्स। ठीक है, एल्स कंडीशन मैं दोबारा रन करता हूं इसे और मैंने यहां पर स्ट्रिंग दिया और योर एंटर एज इज 46 और वो उसको रीड इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपने रॉन्ग इनपुट एंटर किया है। ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर ले रहे हो ना आप, स्ट्रिंग तो नहीं ले रहे हो या करैक्टर नहीं ले रहे हो, तो वो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली नहीं चल पा रहा है। तो ये तीसरी कंडीशन थी जिसके अंदर हमने ये देखा कि हम इफ के साथ एल्स इफ को किस तरह से यूज कर सकते हैं। नाउ इट्स फाइनली वे में हमारे पास क्या आ जाता है कि आप एल्स के बगैर भी इस चीज को चला सकते हैं। लिहाजा मैं इस चीज को यहां से हटा देता हूं। अभी आप यहां पर देख रहे हो कि इफ के साथ सिर्फ एल्स इफ है, लास्ट में कोई भी एल्स मौजूद नहीं है। लिहाजा मैं प्रोग्राम को रन करता हूं। मैंने एज की वैल्यू लिखी 12, लेस देन पे चला गया। ठीक है, दोबारा प्रोग्राम रन किया, मैंने यहां पर लिखा 26, फर्स्ट वाली कंडीशन पे चला गया। लेकिन इसी कोड को मैं दोबारा कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं और यहां पे कहता हूं एल्स इफ प्लस एल्स। और अब मैं कौन सी कंडीशन यहां पर बनाऊंगा? एल्स की, और यहां पर लिख दूंगा प्रिंट एफ एल्स कंडीशन, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया है। और इस कोड को हम
यहां तक कमेंट कर देते। तो ये हमारी चौथी कंडीशन थी जिसमें हमने चारों को एक साथ मर्ज कर लिया, इफ, एल्स, एल्स इफ एंड फाइनली अगेन एल्स। तो ये कंप्लीट सेशन हमारा किस चीज का था? इफ स्टेटमेंट का था, जिसके अंदर हमने चारों फैमिलीज इफ की देखी कि हम इफ को क्यों इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हमने चारों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली देखा कि वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं।